साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, जरा यूपी के इस खेल को मैं समझना चाह रही हूं कि अब बिहार के बाद अब यूपी में ही खेला होने जा रहा है। जयंत चौधरी छोड़ रहे हैं क्योंकि यूपी की राजनीति को तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं और अंदर की खबर मुझे लगता है आपके पास पहुंची गई होगी कि आखिर चल क्या रहा है। ये यूपी की राजनीति में इंडिया गठबंधन से जयंत चौधरी का जाना, जाट वोट बैंक, पश्चिमी यूपी कैसे साधेगा फिर इंडिया गठबंधन? उसके हिसाब से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में जो बातचीत हुई थी उसमें 7 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव ने देने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा था कि 7 सीटों पर समझौता हो गया है। 7 सीटें दल के हिसाब से आरएलडी के लिए ज़्यादा सीटें हैं और इतनी ज़्यादा सीटों पर आरएलडी को खुश होना चाहिए 7 लोकसभा सीटों पर। लेकिन मामला ये फंसा कि फतेहपुर सीकरी, जितनी मेरी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, फतेहपुर सीकरी आरएलडी को दी गई थी, उनके कोटे में दी गई थी। इस बात पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में सहमति थी कि फतेहपुर सीकरी आरएलडी लड़ेगी। लेकिन जब कांग्रेस के साथ समझौता हुआ तो अखिलेश यादव ने जो 11 सीटें छोड़ी उसमें फतेहपुर सीकरी कांग्रेस के लिए छोड़ दी और आरएलडी को यह संकेत दिया गया, ये इशारा किया गया कि फतेहपुर सीकरी कांग्रेस लड़ेगी और आप दूसरी सीट देख लें या आप 6 सीटों पर लड़ें। और इसके बाद बात बिगड़ गई। दूसरी बात ये जयंत चौधरी के सामने एक संकट इस बात का है, कुल मिला के बात यह है कि जयंत चौधरी राजनीतिक आदर्शों के मामले में अपने दादाजी पर ज़्यादा जाते हैं, चौधरी चरण सिंह पर। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें और चौधरी चरण सिंह का जो राजनीतिक कद बढ़ता चला गया और एक पॉकेट विशेष के नेता होने के बावजूद वो देश के बड़े किसान नेता के तौर पर हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ जो फैसले किए किसानों के हक में, उसकी वजह से उन्हें जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह से बहुत प्रभावित होने की वजह से चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम का एक ऐसा गठबंधन बनाया था जो कि लगातार काम कर रहा था और उसी गठबंधन के चलते अजीत सिंह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती हमेशा साबित हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आपको बता दें 1990 में जब जनता दल की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुलायम सिंह को विश्वनाथ प्रताप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। उस वक्त के समाजवादियों ने मुलायम सिंह, और फिर ये तय हुआ कि वोटिंग होगी और वोटिंग में मुलायम सिंह ने अजीत सिंह को हरा दिया था। तो अजीत सिंह इतने ताकतवर बन गए और अजीत सिंह ने हमेशा अपनी राजनीति को सत्ता के हिसाब से भी रखा। वो बीजेपी के साथ भी सरकार में शामिल हुए, वो कांग्रेस के साथ भी सरकार में शामिल हुए और उनका ये मानना था कि बिना सरकार में शामिल हुए छोटे दलों का अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। अब जयंत चौधरी के पास दबाव ये है कि 40 साल से नीचे के जो जाट मतदाता हैं, जो जाटों की पार्टी मानी जाती है, जाट मतदाता जो 40-45 साल के नीचे के हैं और वो कहते हैं ना राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो जिस तरह की हवा इस वक्त उत्तर प्रदेश में बह रही है उसमें 40-45 साल के नीचे के जो मतदाता हैं वो उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा है। और आपने देखा ही कि 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह भी हारे और जयंत चौधरी भी हारे। उन इलाकों से हारे जहां माना जाता था कि कभी चौधरी चरण सिंह परिवार का सूर्य अस्त नहीं होगा और उन सीटों पर, बागपत और मुजफ्फरनगर, कैराना जैसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराने में कामयाब हुई। हालांकि उपचुनाव हार गई थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये जो इलाका है, इस इलाके, मथुरा, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान देखते हुए जयंत चौधरी पर यह दबाव है। 40-45 साल के जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा है, उन जाट परिवारों में, उन जाट मतदाताओं से आप बात करेंगी तो उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखता है। लेकिन जिन लोगों ने चौधरी चरण सिंह को देखा है वो हमेशा, चूंकि चौधरी चरण सिंह हमेशा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ बोलते थे और हमेशा उन्होंने एक संघर्ष चलाया था, तो उस दौर का जो मतदाता है वो अभी भी बीजेपी के साथ अपने आप को हजम नहीं कर पाता। किसान आंदोलन जो हुआ था कृषि कानूनों को लेके, आपने देखा कि हरियाणा और पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश के इसी बेल्ट के, जो चौधरी जयंत का इलाका है, इसी बेल्ट के किसान धरने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कैसे बैठे थे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो नतीजे सब बीजेपी के पक्ष में ज़्यादातर गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में
अपेक्षा के अनुरूप जयंत चौधरी का पार्टी का प्रदर्शन नहीं रहा, फिर भी उन्हें कुछ सीटें मिली। और ये भी बात तय है कि जब राज्यसभा, अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले की बात है, जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव के प्रायोरिटी लिस्ट में जयंत चौधरी राज्यसभा में नहीं थे। वो अखिलेश यादव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के दबाव में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। और जयंत चौधरी अपनी पत्नी को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो उनके पास दोनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पहले भी ये बयान दिया था कि चौधरी जयंत का वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर भी इस बात में लगे हुए हैं कि जयंत चौधरी को भी इधर आ जाना चाहिए। तो अभी जो बातचीत चल रही है, बीजेपी ने अपने दरवाजे, और आपको पता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि तमाम ताकतवर होने के बावजूद, तमाम उसके पक्ष में हवा होने के बावजूद, वो सबको एकोमोडेट करने की पुरजोर कोशिश करती है। तो ऐसी अभी बातचीत चल रही है कि 3 से 4 सीटें जयंत चौधरी को दी जा सकती हैं, और जयंत चौधरी बागपत और इन सीटों पर उनके उम्मीदवार, मथुरा की सीट को भी कंसीडर किया जा रहा है, जहां उनको अखिलेश के साथ इंडिया गठबंधन में ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन जीत की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी उन्हें कम, उनके लोगों को कम दिखाई दे रही है। उनके लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में जयंत चौधरी का फायदा होगा। इसलिए एक सेकंड थॉट के तौर पर बीजेपी के साथ भी बातचीत का रास्ता खुला है। ठीक है, तो दोनों अपने रास्ते हैं वो खोल के रखे हुए हैं अभी जयंत चौधरी। जिस तरह से यहाँ की राजनीति एक बार